जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एनसीईआरटी की हिस्ट्री को चालू किया है, जिसमें हम सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री और सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री को ख़त्म कर चुके हैं और ये 8th क्लास की हिस्ट्री का 9th चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है, तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारे सुधारकों का नाम पता चलेगा, बहुत सारे उनके सुधार के बारे में पता चलेगी और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास तो शेयर करना भूलना ही मत आप लोग। तो आइए चैप्टर देखते हैं क्या कह रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी। आज से 200 साल पीछे चले जाइए, तब आप देखिए कि आज की जिंदगी और पहले की जिंदगी में कितने का फर्क रहा होगा। आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, बिल्कुल, और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज से 200 साल पहले आप जब जाएंगे तब आप पाएंगे कि आज जैसा लोगों के पास अधिकार है, जैसा लड़कियों की स्थिति है, 200 साल पहले वैसी नहीं थी। पहले के लोग अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे, लड़कों के साथ नहीं पढ़ाते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पर्दे के पीछे हुआ करती थी। जैसे कानूनन शादी उनका अधिकार नहीं था, नाबालिग लड़कियों की शादी पहले कर दी जाती थी और वे सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के साथ शादी कर सकते थे। और आज जो आप देख रहे हैं, ये उनको अधिकार मिला, संविधान ने उनको अधिकार दिया कि वो अपने पसंदीदा व्यक्ति से विवाह कर सकती हैं। आर्टिकल है 21। ठीक है, यहां तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव भी लड़ सकती हैं, यानी वोट डालने का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। आज के टाइम पे भी रूढ़िवादी समाज है, लेकिन उनमें थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है पहले के अकॉर्डिंग। 200 साल पहले हम हालत बहुत भिन्न थे। 200 साल पहले हालत जो थे आज से बहुत अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, सती प्रथा का चलन था, अपने पसंद की इंसान से स्त्रियां शादी नहीं कर पाती थी। जातिवाद बहुत ज्यादा था उस समय समाज में। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता। सती कह के उनको ये कहा जाता कि आप सती बन गई हैं, आपका महिमा मंडन होगा, आपकी महिमा पूरे विश्व में फेमस हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्त्रियों के साथ जाती थी, जिससे कि वो आगे बढ़ने का उनको मौका नहीं मिलता था और पितृसत्तात्मक समाज के तले वो दबी रहती थी। सती का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे या नहीं के बराबर थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा तक नहीं दी जाती थी।
देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। बताओ ये कैसा है समाज था? क्या समाज कहता था कि औरत अगर पढ़ी लिखी हो गई तो वो विधवा हो जाएगी। वाह! ताकि स्त्री को ना पढ़ाया जा सके ना उसे बढ़ाया जा सके। ये 200 साल पहले की बात थी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये ये सती हैं। ये कोई जो औरत होगी इसका पति मर गया होगा, इनको जलाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। भारत में आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से एक यह है। सती प्रथा को पूर्वी समाज की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री या पुरुषों के बीच में ही समाज में फर्क था। ठीक है। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे थे। स्त्री और पुरुष ही में ही भेदभाव नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे जाति के आधार पर भी भेदभाव देखने के लिए हमें मिलता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते। इसके बाद व्यापार और महाजनी से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य यानी व्यापारी, व्यापारी खेती करने वाला इंसान, इन्हें वैश्य माना जाता था, का स्थान आता। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार। ठीक है। काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता। इस श्रेणी क्रम में सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। ऐसे लोगों को शूद्र माना जाता। जो गंदा काम करते, जिन्हें ऊंची जाति के लोग नहीं करना चाहते या साफ सुथरा काम बिल्कुल भी नहीं था जिसको वो करते थे, उन्हें शूद्र माना जाता था। सबसे छोटी जाति के वो लोग कहलाते। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। किसकी? ऊंची जात वालों की। ऐसे काम करने से जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत यानी छूने योग्य नहीं मानती। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों का इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता। ये उस टाइम की विडंबना थी जिसमें जाति प्रथा इतनी समाज में अच्छे तरीके से घुल मिल गई थी कि लोग इंसानियत को भूलकर जाति को ज्यादा तजुर्बा दिया करते। और ऐसे लोग जो आपके लिए ही कार्य करते, आपके अच्छे के लिए ही कार्य करते, उन्हें क्या माना जाता? अछूत माना जाता था। ठीक है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए ऐसा कैसा हुआ इस पे ध्यान देते हैं। आखिर इन नजरियों में कैसे बदलाव आया, इन पे थोड़ा बात करें तो परिवर्तन की दिशा में उठाए कदम। परिवर्तन की दिशा में जो कदम उठाए गए उनके बारे में जानकारी है ये। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो गए थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थीं, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको क्लास 7th में इनके बारे में पढ़ाया था। ठीक है। आप जाके वहां से इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जब किताबें छपने लगी, अखबारों का छापन होने लगा, पत्रिकाएं निकाले जाने लगी और पुस्तिकाएं छप रही थी, तो ये ज्यादा लोगों के पास पहुंची। ज्यादा लोगों ने इनको पढ़ा, समझा और ज्ञान लिया और सामाजिक रीति रिवाज के बारे में समझा कि सामाजिक रीति रिवाज एक क्या है, अच्छा नहीं है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे,
उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। जो स्त्री और पुरुष चर्चा करते समाज से जुड़ी हुई बातों के बारे में, उसी से क्या निकला? सामाजिक आंदोलन। समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में और उनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। इस तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। देखो कितनी बार पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मो समाज की तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कहां पर? कलकत्ता में, जिसके बाद ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। राजा राम मोहन राय एक सुधारवादी थे जो चाहते थे कि भारत का आधुनिकीकरण हो, भारत में परिवर्तन आए, भारत में सामाजिक सुधार हो, भारत में आर्थिक सुधार हो, लोगों का जीवन अच्छा बने। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहारों को छोड़कर जीवन का नए ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। अगर लोग चाहते हैं कि वे सुख में रहें, आनंदित रहें, तो लोगों को पुराने व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। लोगों को पुराने व्यवहारों को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये कौन मानते थे? राजा राम मोहन राय। ये राम मोहन राय का फिगर है, आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय को। राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। जो राजा राम मोहन राय थे वो पश्चिमी शिक्षा और महिलाओं के स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन चाहते थे कि लोगों को पश्चिमी शिक्षा दी जाए जिससे लोगों में वैज्ञानिक चेतना का क्या हो? प्रादुर्भाव हो। वैज्ञानिक चेतना लोगों के अंदर बढ़े, लोगों के अंदर तर्क शक्ति बढ़े, लोगों के अंदर सोचने की क्षमता बढ़े। और वो चाहते थे कि महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र हों और उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, जो विधवा थीं उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की गई। तो ये बताना चाह रहा है कि वो कोशिश कैसी थी। तो राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। सती प्रथा के खिलाफ प्रथम बार मुहिम किसने छेड़ी थी? तो उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय भाषा एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। यानी एक पढ़े लिखे आदमी थे, एक कह सकते हो आप कि स्कॉलर इंसान थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा कि अपने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। ये अंग्रेज आलोचना इसलिए करते थे कि वो अपने राज को, अपने शासन को सही दिशा दे सके और सही बता सके। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। बहुत अच्छा फैक्ट है, 1829 में किसका अंत हुआ? सती प्रथा का। और इस टाइम पे जो भारत के
गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन, क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। मतलब इनके पथ पर आगे के सुधारक भी चल पड़े। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते, वे अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते जो कि उनकी सोच का समर्थन करते हों। ऐसा ये लोग क्यों करते होंगे कि जब भी लोगों को किसी भी बुराई के बारे में, किसी भी सामाजिक बुराई में के बारे में समझाना हो, तो ये लोग धार्मिक ग्रंथों में से इस लोगों को ढूंढते थे। ऐसा क्यों? तो आपको बताना चाहूंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का विश्वास ही उस टाइम पे धर्म के आधार पर था और लोग बिना किसी सबूत के इसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। कुंडों पर झूला झूलने का त्यौहार। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त प्रारंभिक अनुष्ठान के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई। क्या यार, कितना कष्ट! धार्मिक नाम पर, धर्म के नाम पर इतना कष्ट, जो अपने पीठ पर कुंडा अपने मांस के अंदर छिदवा के और झूला झूलते थे। बताओ। स्रोत दे रखा है, स्रोत एक, पहले हम उन लड़कियों को बांध देते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण है। सती समर्थक: औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे योग्य नहीं होती। जो सती प्रथा के समर्थक थे वो ये बात बता रहे हैं कि औरतें भरोसे योग्य नहीं होती, समझदार नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकलें, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कस कर बांध देते हैं। वाह, क्या समर्थक थे ये लोग! ये किसी स्त्री का दर्द न सह के अपनी दलील दे रहे थे। सती विरोधी: जो सती के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे, उनका क्या कहना था? आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया? फिर भला तुम कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण ना कर पाए, तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? बिल्कुल सही दलील थी ये। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो आप किस तरीके से तुलना कर सकते हो? एक उदाहरण देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या है, चित्र है। एक उदाहरण देखते हैं। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। कभी आपसे पूछा जाए विधवा विवाह के पक्षकार कौन थे? विधवा विवाह के पक्षधर जिन्होंने विधवा विवाह के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। कानून पारित कब हुआ था? 1856 में। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और जहां तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों पे जो लोग चलते, जो स्त्रियों को कम कर रखते, उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी विरोध किया और यहां तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया,
क्योंकि धार्मिक रीति रिवाज लोगों के अंदर इतने जड़ तक थी कि वो उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम रही थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। आर्य समाज ने हिंदू धर्म सुधारने का प्रयास किया था। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। ये क्या है? बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। मतलब अभी भी लोगों के अंदर डर था कि हमारी बेटियां, हमारे घर की इज्जत, इस तरीके की चीज़ें जो उनको घर से बाहर नहीं निकलने देती लड़कियों को। लोगों को भय था कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति को देख देख कर घर पर ही पढ़ाया जाता था। मतलब आप जब 19वीं सदी में किसी पढ़ी लिखी औरत को या पढ़ी लिखी लड़की को देखते थे तो वो लड़की स्कूल जाने वाली लड़की नहीं थी, किसी विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि उनके माता पिता उन्हें घर के अंदर ही पढ़ा रहे थे। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। जज्बा था पढ़ने का, सीखने का, तो उन्होंने सीखा और उन्होंने लोगों को अपनी ताकत दिखाई, अपनी शक्ति दिखाई कि महिलाएं भी पढ़ लिख सकती थीं। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि आर्य समाज द्वारा पंजाब में और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले द्वारा स्कूल खोला गया। किसके लिए? लड़कियों के लिए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना लिखना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयातों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिरी से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थाओं में से था जहां वही शिक्षा दी जाती जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। कुछ लड़कियां औरतें पढ़ती, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी।
अब महिला ही महिलाओं के बारे में लिखने लगी ताकि महिलाएं क्या हो, जागृत हों और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान जाए। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर में एक प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार पर प्रकाश डाले। जब आप देखेंगे तो जब महिलाओं को शिक्षा दी जाने लगी तो 1880 के दशक में जब आप देखेंगे तो कई सारी महिलाएं, उनमें से कुछ चिकित्सक बन गई, कुछ शिक्षिका बन गई, टीचर बन गई और उन्होंने अपने आलोचनात्मक जो विचार थे उन्हें क्या किए, प्रकाशित करने लगे। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित की। कभी आपसे पूछा जाए स्त्री पुरुष तुलना नामक बुक किसने लिखी थी तो ताराबाई शिंदे। ये कहाँ की क्या थी, निवासी थी, तो ये पूना की निवासी थी, पूना की निवासी रही थी, जिनमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महाविद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों के हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी तो की थी किसने, विद्वान पंडिता रामाबाई ने। जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती, वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिम के तौर तरीके अपना रही हैं, जिनसे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव का नतीजा देखकर चिंतित थे। ये लोगों की सोच का नतीजा था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि महिलाएं अगर शिक्षित हो जाएं तो राष्ट्र के विद्रोही हो जाएंगी, घर की विद्रोही हो जाएंगी। नहीं, महिलाओं के शिक्षित होने से घर शिक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी। तो महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और परीक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। ये महिलाओं का प्रयास था। 20वीं सदी की शुरुआत से ही वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक तक विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लिया था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, यानी अपना मत आजमाने का अधिकार दिया जाएगा, अपना राजा चुनने का अधिकार दिया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव स्त्री और पुरुष में नहीं किया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। स्रोत 2 है, जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा है,
क्या औरतों को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज बनी हो, मानो वे धूल या चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुलना में लिखा भैया इन्होंने। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। कितनी बढ़िया तुलना और कितनी बढ़िया बुक है। कभी मौका मिले तो इस बुक को आप जरूर पढ़ना। 20वीं शताब्दी में देख लिया आपने कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं का समर्थन किया था। बाल विवाह के विरुद्ध कानून पारित हुआ था। महिला संगठनों के विकास, इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1929 में। इस कानून के बारे में वैसी ही कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुरानी सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 और 18 कर दी गई। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है, किस किस का जिक्र किया हमने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जिक्र किया, राजा राम मोहन राय का, ताराबाई शिंदे का इत्यादि का जिनका जिक्र किया हमने, उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। परमहंस मंडली का गठन बंबई में कब किया गया? 1840 में। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरोधी थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे। उस समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों से निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि शहरों का विस्तार कैसे हुआ, ये आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप जाके उस लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा ताकि इस चैप्टर को पढ़ते टाइम आपको आपकी समझ क्या रहे, अच्छी बनी रहे। कल्पना कीजिए, सोचिए कि इस मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जाती थी, सड़कें बिछने लगी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझ ढोने वालों, ईंट बनाने वाले, नाली साफ करने वाले, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। तो बहुत सारे श्रम क्या हुए?
निकल कर आए, बहुत सारे रोजगार मिले लोगों को। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरों की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान की छूट निकालने का एक मौका था। यह जहाज आप देख रहे हैं एक कुली जहाज है, ठीक है, 19वीं शताब्दी का है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जा, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते हैं। इनमें से ज्यादा मजदूर निचली जातियों को होते। ये चले भी इसीलिए जाते थे कि कम से कम भारत में तो बदनाम होने से बचेंगे, भारत में प्रताड़ित होने से बचेंगे, छुआछूत से बचेंगे, इसलिए वो वहां जाके काम कर लेते थे। वरना जी तो इनका भी नहीं लगता होगा। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ हुआ। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मगिया एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर है। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने थी, बाहर जाके ना करो तो। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों का महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाया तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। क्या बात है भैया, कितनी भेदभाव की बातें चल रही हैं। और ये सही था आपके नज़र में? आप इसको क्या मानते थे? कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूर करते। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मतलब अब लोग समानता और न्याय की बात कर रहे थे, और वो जो लोग थे वो गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और उन्होंने सामाजिक समानता न्याय की मांग करने लगे और आंदोलन शुरू कर दिया। मध्य भारत में सत्यनामी आंदोलन। मध्य भारत में कौन सा आंदोलन? सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एजवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम
मनुष्यानु, यानी इसका अर्थ है मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होता है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ये श्री नारायण गुरु जी हैं। गुलामगिरी। गुलामगिरी निम्न जाति के नेताओं में आप देखेंगे ज्योतिबाबाई फूले को। किसको? ज्योतिबाबाई फूले सबसे मुख्य नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबाबाई फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे, वे उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों यानी आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बनाया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच, निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, जब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियां और अति शूद्रों यानी अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। जो ज्योतिबाबाई फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में बात पूछी गई है। और सत्य शोधक समाज जो था वो किस लिए खोला गया था? जाति समानता के लिए, जाति समानता का समर्थक था ये। स्रोत 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। मैं यहाँ और तुम वहां। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप मिलजुल कर नहीं चलेंगे तब तक आप प्रगति के रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। जो गाना भी सुना होगा आपने, मैं यहाँ तू वहाँ। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। जो गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वो भी फूले ने लिखी थी। कब? 1873 में। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। फूले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलाम को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार के गैर बराबरी से जोड़ा था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों के मुसीबत और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन
20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चल रहा था। हम भी इंसान हैं, 1827 में अम्बेडकर ने कहा। अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज दो मुख्य सिद्धांतों समानता, जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मंदिरों में कौन जा सकता था? मंदिरों में किसको जाने की अनुमति थी? अछूतों को जाने की तो अनुमति थी ही नहीं। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। महार परिवार यानी अछूत परिवार से संबंधित थे ये। महार रेजिमेंट भी आपने देखा होगा, इनके पिता एक सैनिक थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्होंने कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों में आसपास भटकने नहीं दिया जाता। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत अलग आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है, और इससे जो है संगठन इनका मजबूत हुआ और ये मंदिर में प्रवेश भी जाने लगे। गैर ब्राह्मण आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायर है ये। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती दे डाली। उन्होंने बोला, आर्य जो हैं वो मध्य पश्चिमी एरिया से आए हैं, बाहर के लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासियों पर अपना दबदबा बना रहे हैं। यही बात ज्योतिबा फूले ने कही थी और यही बात गैर ब्राह्मण आंदोलन में हमें दिखाई देती है। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायर एक मध्य वर्गीय परिवार में पढ़े लिखे थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रीयवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में लिखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस में भी जाति भेदभाव बनी हुई थी उस टाइम पे। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। स्वाभिमान आंदोलन किसने चालू किया था? तो किसने चालू किया था? पेरियार ने। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे ईवी रामास्वामी नायर। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए भी सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। यानी अगर अछूत चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले तो उन्हें खुद ही आंदोलन करना पड़ेगा, खुद ही इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पेरियार ने लिखा था महिलाओं के बारे में, पेरियार ने लिखा था, तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी।
हमें ऐसे पिता के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। पेरियार हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलील लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रतिक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है कि औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे हैं और वे आज भी जारी हैं। आज भी जाति धर्म के नाम का जो संघर्ष है वो आपको देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा, विभिन्न एरिया में देखने के लिए मिलेगा और आप आज भी उससे कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे। आज भी वो चीज खत्म होती हुई आपको नहीं दिख रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका आप पेन और कागज लेके बैठिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई। कब की गई थी? 1830 में ब्रह्म समाज की। यह संस्था सभी प्रकार के मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। किसके विरुद्ध थी? मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते। जो इसके अनुयायी थे उपनिषदों में विश्वास था उनका। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। डेरिजियो एवं बंगाल। हेनरी डेरिजियो 1820 के दशक में हेनरी लुई विलियम डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट किसने चालू किया था? हेनरी लुई विलियम डेरोजियो ने। विद्यार्थियों से परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की। इसके लिए महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी अभियान चलाया। किसने? हेनरी विलियम डेरिजियो ने। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। प्रार्थना समाज 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर पाबंदी लगाने के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकें हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता। वेद समाज मद्रास चेन्नई 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही
बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती है। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। सिंह सभा आंदोलन, खालसा कॉलेज आप जो देख रहे हैं अमृतसर, 1882 में सिख सभा आंदोलन नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा आयोजित किया गया। इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्ति का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता। ये कुछ अन्य तथ्य है जो एनसीईआरटी अपने हर चैप्टर के लास्ट में देती है। इसे देख लेते हैं। काले गुलाम और गोरे बगान मालिक। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिबाबाई फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दास्ता की प्रथा क्या थी? इसको समझते हैं। दास्ता की प्रथा के बारे में यहाँ समझाया गया है। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका तट पर पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू किया। किसका व्यापार? गुलामों का व्यापार, यानी इंसान को ही गुलाम बनाकर बेचा जाता। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते, वहां वे गोरे बगान मालिकों को बेच देते और उन्हें गोरे बगान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बगानों में काम करना पड़ता, जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बगानों में ये गुलाम सौंप पटने से लेकर देर रात तक काम करते। सही ढंग से काम ना करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते, कोड़ों से पीटते और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते। गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार उस टाइम पे नहीं होता, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया, अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। यहाँ संभावित खरीदार, ये जो गुलामों की बिक्री होती थी, यहाँ पे जो संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि भाई देख रहे हैं ना कि कौन सा गुलाम अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा किसके पास जा सकता है, कितने बिक सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 9। आप इसको जितनी बार, एक बार, दो बार, जितनी बार में आपको समझ में आए आप देखिएगा, समझिएगा, और कहीं भी कुछ आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो और ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं इनको आपको देखना है। और ये जो जिस चैप्टर में हमने इन लोगों के बारे में राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती के बारे में जो पढ़ा है, इनके बारे में आपको 50-50 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।